हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टू फ्रेंड्स, आज हम रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करते हैं जो हम लोग कर रहे थे 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिविजुअल के हेल्थ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था आईसीएफ मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीएफ मॉडल। ठीक है, बाकी आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये सब बहुत ही पुराना मेडिकल रिसर्च बॉडी है। एंड ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं? इट इज़ फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यू एक्ट तो आप लोगों को पता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो इसका क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम आया था 1995 में। एंड उस टाइम 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड किया गया था। ठीक है, एंड बाद में ये रिवाइज हो गया था, तो 2016 में आया था। वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2016 में जो RPWD है उसमें कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया। तो उसमें पहले जो 7 था उसके साथ 14 न्यूली ऐड किया गया, तो टोटल 21 ऐड किया गया था। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या है? ये डिसेबल पीपल के राइट के लिए है। ठीक है, तो ये एक्ट कहते हैं कि डिसेबल पीपल को अपना हक मिलना चाहिए, हर तरीके का हक। ठीक है, बाकी यूजीसी मॉडल एक्ट, यूजीसी एक्ट जो है वो। अच्छा, तो फिर ये हेल्थ रिलेटेड स्टेट के बारे में डिस्क्रिप्शन आईसीएफ मॉडल हमें देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया। तो ये होगा 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ वेरिएशन किसने डेवलप किया था। तो हम लोगों ने यूनिट 9 में जो डेमिंग पढ़ा था बहुत डिटेल में पढ़ा है, एंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि वेरिएशन के बारे में डेमिंग ने बोला था। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मीनिंग होता है डेविएशन, डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि डेविंग ने बोला था कि जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो हम लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, जैसे कि एक मोबाइल प्रोड्यूस हो गया तो मोबाइल से हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा कि हम लोग किसी को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और भी कुछ फीचर्स हैं जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसा एक्सपेक्टेशन होता है उस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में जो डिफरेंस आ जाता है वो होता है वेरिएशन। तो डेमिंग ने बोला है कि किसी भी प्रोडक्ट में जो वेरिएशन है, दो कॉजेज़ हो सकते हैं वेरिएशन के। एक होता है कॉमन कॉज और एक होता है स्पेशल कॉज। ठीक है, कॉमन कॉज वो होता है जो कि कॉमन होता है, जैसे कि मोबाइल जब प्रोड्यूस होता है तो कुछ कॉजेज़ कॉमन होता है, जैसे प्रॉब्लम कॉमन होता है, जैसे कि बैटरी ख़राब होना, स्क्रीन ख़राब होना। ठीक है, स्क्रीन टच काम नहीं करना, या फिर ये आपका स्पीकर ख़राब हो जाना। ठीक है, ऐसा कुछ कॉमन प्रॉब्लम मोबाइल में दिखाई देता है, तो वो होता है कॉमन कॉज। और स्पेशल कॉज क्या होता है? वो जैसे कि स्पेशल कॉज होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि नोकिया का मोबाइल में कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं, सैमसंग के मोबाइल में कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, एप्पल के मोबाइल में कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो वो है पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होते हैं वो होता है स्पेशल कॉज। ठीक है, तो डेमिंग ने ये बोला था कि हम कॉमन कॉज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन कॉज हमें पहले से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन स्पेशल कॉज वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद ही दिखाई देगा ना, तो इसलिए स्पेशल कॉज के बारे में हम पहले नहीं बता सकते। इस तरीके का हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग वो क्लास एक बार देख लेना। नेक्स्ट है PDCA का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक है, ओके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये हम लोगों ने पढ़ा था PDCA साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए एसेंशियल क्या होता है। एसेंशियल कौन कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंस्टीट्यूशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, टीचर्स के सपोर्ट होना चाहिए, टीचर्स के अंदर कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज़ होना चाहिए। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल नीड वाले बच्चे भी होते हैं, तो इसीलिए उनके नीड को समझ पाना, तो कब समझ पाएंगे? जब टीचर के अंदर कॉम्पिटेंसीज होंगी। ठीक है, होगा।
तो फिर पीयर ग्रुप सपोर्ट एंड काउंसलर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, काउंसलर का सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ₹200 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है, 200 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया। और किस लिए इन्वेस्ट किया? टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ देयर स्टूडेंट, ठीक है, 200 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया और ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सके। तो फिर ये होगा आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव में क्या होता है, हम लोग कुछ खर्चा करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, तो फिर वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट बेनिफिट क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट में हम कुछ खर्चा भी करते हैं और रिटर्न में भी हमें कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, मतलब हम तब देखते हैं कि हम लोग का बेनिफिट हुआ कि नहीं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो उस टाइप का होने से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, ठीक है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि खर्चा किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये दोनों टॉपिक भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल में जाके आप स्पेशल क्लास में देख लेना जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अनलॉक करने के लिए कोई अगर कोड चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, मेरा नाम डाल देना। अच्छा, बिग ब्लू बटन क्या है? तो बिग ब्लू बटन इज़ अ ग्लोबल टीचिंग प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जूम में पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, उसी तरीके से बिग ब्लू बटन भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंक्रोनस लर्निंग में होगा, ऑनलाइन लर्निंग, लाइव लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटीज़ बेस्ड ऑन, सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा है, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन है, ठीक है, जैसे रिच पीपल, पोअर पीपल, या फिर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरीके के जो स्ट्राटा है, स्ट्रेटिफिकेशन है, वो किस किस बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो वो होगा पावर के बेसिस पे बनाया जाता है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाया जाता है, प्रेस्टिज के बेसिस पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, तो नाम से ही क्लियर है कि इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए ही है, ठीक है। तो किस टाइप का इंटेलिजेंस? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वेस्लर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन के अकॉर्डिंग कौन सा, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन हमें पता है कि मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, मेटा मतलब बार बार करना, तो कॉग्निशन होता है ब्रेन रिलेटेड। तो मेटाकॉग्निशन का मीनिंग है थिंकिंग ओवर थिंकिंग, ठीक है, आप खुद का, आपका जो थिंकिंग है उसके ऊपर फिर से थिंकिंग कर रहे हो, तो वो होता है मेटाकॉग्निशन, बार बार सोचना, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्रिटिकल अवेयरनेस को डिनोट करते हैं। हम बार बार कब सोचते हैं? जब हम किसी चीज़ को लेके अवेयर होते हैं, ठीक है, तो ये क्रिटिकल अवेयरनेस को डिनोट करेंगे। तो एंड यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट के मेटाकॉग्निशन रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, स्टूडेंट के जो मेंटल इवेंट्स है, मतलब जो मेंटल, ये थिंकिंग वगैरह तो मेंटल इवेंट्स ही है ना, तो उनको बाहर लेके आना, ये मेटाकॉग्निशन का काम है। मतलब ये क्या करते हैं, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, तो अल्टीमेटली ये मेंटल इवेंट्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, तो रॉन्ग कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। इसमें बोला गया कि मेटाकॉग्निशन का क्या मीनिंग है, ये उस प्रोसेसेस को डिनोट करते हैं जहाँ पे, जो कि हम प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे या फिर मेज़र करेंगे किसी के अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस को। तो ये तो नहीं है ना, मेटाकॉग्निशन का मीनिंग ये नहीं है कि हम प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे, किसी के अंडरस्टैंडिंग या परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे, ये मेटाकॉग्निशन नहीं होता है। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको मैच करना है, पीपल हु लिव इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे जो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, तो नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल मतलब, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर मतलब सिर्फ खुद के बारे में, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, तो वो इंडिविजुअलिस्ट कल्चर हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि कंपटीशन होता है, ठीक है, सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, सबको आगे जाने होता है, पर्सनल अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, तो वो होता है इंडिविजुअलिस्ट कल्चर में। तो यहाँ पे एक से ही आपका आंसर आ जाएगा, ए के साथ 4, तो ए के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी आप लोग देख लेना एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन वाज ब्रॉट इन टू द कंकरेंट लिस्ट, ये तो सबको पता है 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग टीचर, अच्छा यहाँ पे पूछा है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, किसके बारे में, टीचर ट्रेनिंग के बारे में क्या बोला था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। तो फिर कौन सा नहीं हो सकता है वो देख लो। ये सी में दिया है कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को फ़ी लेना चाहिए, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं बोला था, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फ़ी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं दिया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। तो सी को हटाओ, सी को हटाओ, ठीक है, ऑप्शन से सी को हटाओ। तो सी को हटा देने से हम लोग का करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा है जैसे कि हम बोलते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस के बारे में लिखा है, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, इन सब के बारे में, लिबर्टी, इन सब के बारे में लिखा है। लेकिन उसका भी एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको पूछा है कि क्या सीक्वेंस है, पहले कौन सा किसके बारे में लिखा है, फिर किसके बारे में, फिर किसके बारे में, ऐसा करके। तो सीक्वेंस ये है कि पहले होगा जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, देन फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड, ठीक है। तो ये है इसका सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको पता है कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया था, तो ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेसन लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। लेसन लर्निंग का मीनिंग है हिडन लर्निंग, है ना, ये टॉलमैन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, देखना आप लोग। देन सोशल चेंज में रेजिस्ट, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्ट करते हैं, मतलब सोशल चेंज को बाधा देते हैं। तो बाधा देने वाले फैक्टर पूछा है तो आपको नेगेटिव वाला पॉइंट लेना होगा, ठीक है, जैसे फियर, आइसोलेशन, ठीक है, इनर्शिया, ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो फिर ए बी ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए बी ई जहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वोल्सटोनक्राफ्ट के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो आप लोग एग्जाम में ना अच्छे से देख लेना कि कौन सा करेक्ट पूछा है या करेक्ट नहीं है पूछा है, ये देख लेना। तो वोल्सटोनक्राफ्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने यूनिट 1 के डी पोर्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है वोल्सटोनक्राफ्ट के बारे में। तो ये लास्ट वाला जो है ये वोल्सटोनक्राफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो बुक का नाम दिया है केयरिंग अ फेमिनिस्ट अप्रोच टू एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन। तो केयरिंग एथिक के बारे में बोला था नेल नोडिंग्स ने, ठीक है। तो नेल नोडिंग्स, ये नेल नोडिंग्स का है, तो इसीलिए वोल्सटोनक्राफ्ट का ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें योगा का जो 8 लिम्स है उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है। हर एक लिम 8 लिम आपको नहीं दिया है, उनमें से 5 दिया है, इन 5 को सीक्वेंस में लगाओ। तो वो हमें पता है, पहले क्या आते हैं, यमा, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है इनका सीक्वेंस, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो उसी हिसाब से आप लगाओ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ये बुक्स, कौन सा बुक किसने लिखा है, तो कर्म योगा, कर्म योगा विवेकानंद जी के हैं। वुमेन एंड एविल, ये है आपका नेल नोडिंग्स का। एथिकल रिलीजन, ये है गांधी जी का। सिंथेसिस ऑफ योगा, ये है अरविंदो जी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं करिकुला को किस पे फोकस करना चाहिए। करिकुला को फोकस करना चाहिए स्टूडेंट के डीप अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। करिकुलम इस तरीके से हमें बनाना चाहिए ताकि हर एक कंसेप्ट के बारे में स्टूडेंट डीपली समझ पाए, ठीक है, और हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए करिकुलम में। नेक्स्ट, अच्छा तो आज हम लोगों ने यहाँ तक ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना एग्ज़ाम से पहले पहले, ये सब कुछ क्वेश्चंस एक बार कर लेना, एक बार हो, 2 बार हो, जितने बार हो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।